हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे कि नेट, टीजीटी, पीजीटी, एंट्रेंस में बीकॉम, एमकॉम। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर है स्पाइसर तथा पेगलर द्वारा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर J.R. बाटलीबाई। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। इसका आंसर है प्रोफेसर कार्टर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से क्या प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर है वहां से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, जहां लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहां से क्या प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर है अंकरेक्षण। वहां से अंकरेक्षण स्टार्ट होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? तो इसका आंसर है वह एक पेशेवर अंकरेक्षक होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिन मदों की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे आय कहते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पूंजी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है व्यवसाय के लेन देन का वर्गीकरण व अभिलेख तैयार करना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कोलकाता। इसकी स्थापना 28 मई 1959 ईस्वी को की गई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है लूकस पेसियोली को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाता है? इसका आंसर है रहतिया। अगर माल निकालता है तो रहतिया और पैसा निकालता है तो रोकड़ को क्रेडिट करेंगे। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लेखांकन मानक परिषद, जिसे ASBI बोलते हैं, द्वारा निर्मित प्रथम लेखांकन मानक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1949 ईस्वी में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की मानक संख्या 2 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक का मूल्यांकन एवं प्रस्तुतिकरण। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लेखांकन मानक 6 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है हरास से, यानी स्थायी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले हरास से है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, डी कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चरिस नामक
पुस्तक कब और किसने लिखी? तो इसका आंसर है 1494 ईस्वी में लूकस पेसियोली ने लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसाय को निरंतर चलाए रखने के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आयगत व्यय। चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है स्थायी संपत्तियों के लेखांकन से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा संचय जो विद्यमान है लेकिन आर्थिक चिट्ठे में जिसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गुप्त संचय, उसे गुप्त संचय कहते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में ICAI भी बोलते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की मानकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है मानकों की कुल संख्या 14 है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन मानक 3 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है रोकड़ प्रवाह विवरण से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन मानक 8 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है शोध तथा विकास के लेखांकन से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था ने लेखांकन मापदंड बोर्ड का गठन कब किया? तो इसका आंसर है 21 अप्रैल 1977 ईस्वी को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है संपत्ति माइनस कुल बाह्य देनदारियों से उसका मूल्यांकन किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से पूंजी संचय किसे नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है लाभांश समानीकरण संचय को। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है इटली के वेनिस शहर में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को पारित किया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें।